बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, खूबसूरत से उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप लोग बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट नुसरत मुगल और एक और नई सुबह में आप तमाम लोगों को वेलकम कहती हूँ। ये इसी तरह से हमारी हर सुबह जो है वो अच्छी बनती रहती हैं, अच्छे से हमें जो है पॉजिटिव वाइब्स आती रहती हैं और हम आपके सामने लाइव प्रेजेंट होते रहते हैं। डिफरेंट टॉपिक्स को लेके डिफरेंट क्राइटेरिया के लोग, डिफरेंट फैकल्टीज़ के लोग जो है वो हमें ज्वाइन करते हैं। आज से हमारा साथ फिर शुरू हो गया है टिल फ्राइडे तक हमारा ये साथ खूबसूरत सा साथ इसी तरह से जारी और सारी रहेगा, जिसमें डिफरेंट फ्रेटर्निटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद होंगे। कुछ मतलब मैं समझती हूँ हमेशा हमारी कोशिश होती है कि हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करें, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें प्रेजेंट की जाएं जो कि आप तमाम लोगों की फ़ायदे के लिए हो। आप तमाम लोगों का फ़ायदा बहुत ज़रूरी है, फ़ायदे की बातें होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फिर सोशल बातें हों, चाहे वो फिर कोई किसी की घरेलू बातें हों, क्योंकि कहीं ना कहीं से किसी न किसी जगह से जो है ना वो हमें हर जगह से टिप्स मिल रही होती हैं। जब कोई अपनी घर की चीज़ें डिस्कस कर रहा होता है तो उससे भी हमें टिप्स मिल रही होती हैं। जब कोई जो है वो अपनी फिजिकल बातें शेयर कर रहा होता है, अपनी वो एक्टिविटीज़ शेयर कर रहा होता है जो कि यकीनन बहुत कुछ करने के बाद आती है ज़िंदगी में, तो वो भी बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हमें ज़िंदगी में लोगों से देख के, लोगों के एक्सपीरियंसेस को देख के, लोगों की वो तमाम चीज़ें देख के जो लोगों पर गुजरी हैं, हमें वो देख के बड़ा सीखना चाहिए। और सीखने का अमल तो मैं हमेशा से आप लोगों से कहती हूँ कि ये तो कभी ज़िंदगी भर ख़त्म ही नहीं होने वाला। ये तो एक ऐसी चीज़ है जो आप बूढ़े भी हो जाएंगे ना, आप अपनी एक एज को भी पहुंच जाएंगे ना, तब भी जाके आपने सीखते रहना है कुछ ना कुछ। कभी कोई छोटा बच्चा आपको कुछ सिखा देगा, कभी कोई देखने वाली चीज़, कोई आपकी ज़िंदगी में आने वाला कोई मरहला आपको बहुत कुछ सिखा देगा जो कि आपने कभी ज़िंदगी में एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। कभी हो सकता है वो भी आपकी ज़िंदगी में चीज़ें गुजर रही हों। तो बस ये जो ज़िंदगी है ना, ये एक सफ़र है, एक ऐसा सफ़र है जिस पे आपने चलते जाना है। इस सफ़र में आपके पास बड़े सारे लवाजमात मौजूद होते हैं, कभी दुख के लवाजमात मौजूद होते हैं, कभी खुशी के लवाजमात मौजूद होते हैं, लेकिन उनको हैंडल कैसे करना है, उनको अपनी ज़िंदगी में साथ लेके कैसे चलना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मवाजना करना कि आप जो है वो अब इस वक्त किस जगह पे जा रहे हैं, आपको ज़िंदगी में कौन सा फैसला किस वक्त लेना है, दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये आपको पता होना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जज्बातीपन में बड़े गलत फैसले कर जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें रोनुमा हो जाती हैं उनकी ज़िंदगी में उनके जज्बातीपन की वजह से, जो कि शायद नहीं होने वाली होती। फिर बाद में जाके वो लोग उस चीज़ पर पछता रहे होते कि यार काश हम जज्बातीपन में ये फ़ैसला ना लेते तो आज चीज़ें बड़ी बेहतर होती। बस ये सारी चीज़ें हैं कि जब सोच समझ के चीज़ें नहीं की जाती, जब जज्बातीपन में फ़ैसले लिए जाते हैं, जब आप कुछ जज्बाती होकर सोच रहे होते हैं, तो मैं समझती हूँ कि वो फिर कहीं ना कहीं किसी और रविश की तरफ चला जाता है और आपकी ज़िंदगी में बड़ी सारी जो है ना वो, अगर कश्ती ज़िंदगी की, मैं इसको ऐसे मिसाल दूंगी इसकी कि अगर ज़िंदगी की कश्ती चल रही है और आपने एक भी गलत जज्बाती फ़ैसला ले लिया तो फिर देखो आप कि किस तरह से जो है ना वो कश्ती आपके समंदर में डगमगा जाती है। तो बस ये ज़िंदगी की कश्ती को कभी भी डगमगाने नहीं देना है हमने, और कोशिश करनी कि जो भी हम फैसला लेना अपनी ज़िंदगी में बड़ा सोच समझ कर लें, या फिर जो भी अल्फाज हम अपने ज़ुबान से निकाल रहे हैं वो बहुत सोच समझ के निकालें। क्यों? हमारे बड़े ऐसे तो नहीं कह गए कि पहले तोलो फिर बोलो, यानी कि आपको पहले देखना चाहिए कि आप किसको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, कब कह रहे हैं। बोलने का बड़ा एक मुनासिब वक्त होना चाहिए, बोलने का मुनासिब जो है वो आपके पास लहजा होना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि वो लहजा और ये सारी चीज़ें आपको ज़िंदगी में बहुत जो है वो काम आने वाली हैं। वो काम ऐसे आने वाली हैं कि लोग आपके अखलाक की कदर करेंगे, फिर लोग आपको आपकी अखलाकियात पे बात करेंगे कि यार ये फ़लाँ बंदा या फ़लाँ बंदी जो है इसका अखलाक बहुत अच्छा है, ये जब भी जो है वो हमसे मिलती है या जब भी हमसे मिलता है तो ये ऐसे बात करता है जैसे मुंह से फूल झड़ रहे हो। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, बहुत सारे लोगों के लिए ये कंसेप्शन भी है, बहुत सारे लोगों के लिए ये बातें भी की जाती हैं आई एम सॉरी, बहुत सारे लोगों के लिए ये बातें भी की जाती हैं कि भाई उनकी तो बात करने का टोन बहुत डिफरेंट है, उनके पास तो एटीट्यूड बहुत है, उनका तो ये उनका तो। देखें, आर्टिस्टिक एटीट्यूड होना आप में बहुत ज़रूरी है, वरना लोग आपको कच्चा चबा देंगे। मैं ये बड़ी एक चैनल और तल्ख बात कर रही हूँ कि आप अगर आर्टिस्ट हैं, किसी भी फिनोमेना में, किसी भी फील्ड में काम करें, सो यू शुड हैव टू बी इन योर केज। आपको अपने केज में रहना है, आपको उस केज से बाहर नहीं निकलना, हालात कैसे भी हों। देखिए, रोज़ी रिज़्क देने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह पाक की है। आप अपने केज में रहें, आप अपनी लिमिटेशंस बरकरार रखें, आप अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करके रखें, आप अपने गोल्स को सेट करके रखें। यकीनन आपको पता होना चाहिए कि आप
जो करने जा रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं वो सही है, आपका ज़मीर उससे मुतमईन है, आप मेहनत कर रहे हैं, आपने कभी किसी का हक नहीं खाया, आपने कभी किसी की पैसे चोरी नहीं की, आपने कभी कोई डाका नहीं डाला, आप मेहनत से कमा रहे हैं। भले आप 4 पैसे कमा रहे हैं, मतलब लोगों से कम कमा रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट आप मेहनत से कमा रहे हैं, अपनी रोजी हलाल करके कमा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी जो जॉब्स होती हैं या उनकी डिफरेंट जो भी उनका काम का क्राइटेरिया होता है उसको फुलफिल ही नहीं कर रहे होते और बोलते हैं भाई हम तो जाते ही नहीं हैं ऑफिस, हम तो इस टाइम से इस टाइम तक ऐसा करते हैं, ये करते हैं। तो दैट मीन्स कि आप अपने काम के साथ लॉयल ही नहीं है, दैट मीन्स कि आप अपने काम को लॉयल्टी के साथ लेकर ही नहीं चल रहे। अगर आप अपने काम को लॉयल्टी के साथ लेकर नहीं चलेंगे तो आप ये एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि आपका काम आपको पे बैक करेगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको लेट सपोज आपको पता है कि मुझे डिग्री तो मिल ही जानी है तो मैं क्यों पढ़ूं, तो लेट आपको डिग्री तो मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद जब आप डॉक्टरेट मतलब इस डॉक्टर के बनने की तरफ जाएंगे तब आपके साथ क्या होगा। तब आपके साथ ये होगा कि आपको पता ही नहीं होगा कि करना क्या है, बोलना क्या है, प्रिस्क्रिप्शंस क्या देनी है। ये सब सिर्फ डिग्री आपके पास आने से जो है ना, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको नहीं मिलेंगी। तो यकीनन जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब चाहे आप शोबिस से हैं, चाहे आप कॉर्पोरेट फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, बी लॉयल विद योर वर्क। अपने काम के साथ लॉयलिटी रखें। ये छोड़ दें कि कौन आपको क्या कह रहा है। कभी कभी होता है ऐसा कि इंसान का दिमाग बड़ा डिसहार्ट हो जाता है कि यार मैं नहीं कर रही अपना ये काम, या मैं नहीं कर रहा अपना ये काम क्योंकि फलां ने ऐसे बोल दिया, फलां ने ऐसे बोल दिया। तो ये तो क्या नाम है, होता ही इसलिए ना, बकौल अल्लामा इकबाल, तुंदी बादे मुखालिफ से न घबरा है उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। यानी कि जो मुखालिफ सिमत से आने वाली हवा होती है वो बहुत तेज अगर आ रही है तो वो उकाब को मुखातिब करके कह रहे हैं अल्लामा इकबाल कि ये जो उल्टी हवा आ रही है, यानी कि जो हम कहते हैं ना उल्टी गंगा बह रही है, ये इसीलिए ही है क्योंकि हम इससे और ऊंचे हो जाएंगे। हम उनको फेस करेंगे, हम उन चैलेंजेस को देखेंगे, उससे हमारे अंदर और मोटिवेशन आएगी काम करने की। और जहाँ तक रही बात मोटिवेशन की, तो आज का शो हम 2 डिफरेंट टॉपिक्स की तरफ लेकर जाने वाले हैं। बड़ा मज़ेदार सा शो होने वाला है, बड़ा सा लाइवली शो होने वाला है, बहुत खूबसूरत से कुछ सवालात, कुछ गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद जब आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे तो हमें ज्वाइन करेंगे नई सुबह में हमारे गेस्ट। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, बहुत मजेदार सी बातें होने वाली हैं आज। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और जैसे ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आज बड़ा मज़ेदार सा शो होने वाला है। वो इसलिए मैं मज़ेदार सा शो बोली हूँ कि हमेशा जब भी मैं ये सोचती हूँ या हमारी टीम ये कोशिश करती है कि कुछ इस तरह का पैनल लाइनअप किया जाए, कुछ इस तरह के टॉपिक्स रेस किए जाए जिससे आप लोगों का कहीं ना कहीं बहुत सारा फ़ायदा हो। चलो बहुत सारा ना हो, थोड़ा ही हो जाए, लेकिन फ़ायदा हो जाए। बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आज के शो में हमने डिस्कस करनी है। एंड व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, जब बात आती है हमारे एजुकेशन सिस्टम की या हमारे मुल्क की एजुकेशन की, तो अभी आप लोगों को याद ही होगा कि लास्ट वीक भी हमने इंटरनेशनल एजुकेशन डे पे एक प्रॉपर जो है वो शो किया था, जिस पर बड़ी डिटेल में हमने इस पर बात की थी कि हम किस तरह से पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। और जो लोग ये काम कर रहे हैं, भाई मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि बातें करना बहुत आसान होता है कि हम पाकिस्तान के लिए ये कर देंगे या पाकिस्तान का कोई सिस्टम सही करने के लिए ये कर देंगे, लेकिन उस पर इंप्लीमेंट करना, ग्राउंड रियलिटी पे आके काम करना, दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट। और जो लोग ये काम कर रहे हैं उन्हीं को आज हमने अपने शो में दावत दी है। नई सुबह का हिस्सा बने हैं आज वो लोग जो कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को मजीद बेहतर बनाने के लिए कोशा हैं और बहुत सारी एफर्ट्स भी उन्होंने की हैं। वो क्या एफर्ट्स हैं, वो क्या सारी चीज़ें हैं, ये सब जानेंगे हम उन्हीं की ज़बानी। इस वक्त मुझे नई सुबह के स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है एक्मे एजुकेशनल पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के 2 रिप्रेजेंटेटिव्स ने, जिनको मैं अभी इंट्रोडक्शन उनका करवाने वाली हूँ आप लोगों के सामने। आप लोगों के भी कोई सवालात हैं अगर उनसे, तो आप लोग भी लाइव कॉल्स के जरिए शो का हिस्सा बन सकते हैं। जो भी आप लोगों के सवालात हो वो अपने शो में शामिल करने हैं। तो मेरे साथ ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड मौजूद हैं फैजान दिलशाद साहब, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एक्मी एजुकेशनल पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के। अस्सलाम वालेकुम फैजान।
वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। वेलकम टू माय शो, थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत Thank you बहुत so शुक्रिया। much. और फैजान के साथ ही जो है वो एक और पर्सनालिटी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इंजीनियर शाहजेब साहब, जो कि चीफ कंसल्टेंट एंड ट्रेनर हैं एक्मी एजुकेशनल पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के। अस्सलाम वालेकुम शाहजेब साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप बताएं खैरियत से? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका भी शो में आने के लिए। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले मैं चाहूंगी फैजान, बातों का आगाज करेंगे कि जो एक करिकुलम में एक तब्दीली लाई है या जो भी एक इनोवेशंस हुई हैं, मैं चाहूंगी उस पर जरा डिटेल में हम बात करेंगे कि बेसिकली क्या मकसद है और क्या तब्दीलियां लाई गई हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके ज़रिए सब लोगों का जो है एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि किसी भी मुल्क और किसी भी नेशन के दरमियान जो मेन चीज़ होती है उसको डेवलप करने के लिए वो होती है एजुकेशन। एग्जैक्टली, राइट। तो बेसिकली एक्मी एजुकेशन पब्लिकेशन एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म है और जो हम लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं राइट नाउ वो मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर बेस कर रहे हैं। जैसे कि रेवोल्यूशन आती जा रही है, चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, डेवलप्ड होती जा रही हैं, वो सेल फोन्स आ गए, बच्चे स्क्रीन टाइम अपना दे रहे हैं। वो हमने जब उसको ऑब्जर्व किया कि बच्चे बिल्कुल एक गलत सिमत हमारे बच्चे जाने लग गए थे। बच्चों का रुझान पढ़ाई से हट रहा था और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी पेरेंट्स को भी, स्कूल्स को भी। तो हम लोगों ने इसमें एक अच्छा रोल प्ले किया कि हमने एक ऐसा करिकुलम इंट्रोड्यूस कराया जो कि बच्चों के अर्ली ईयर फाउंडेशन स्टेज पे बेस करता है। ओके, राइट नाउ। और वो करिकुलम ये है कि हमने हर पेज पे अपनी बुक के एक QR कोड हमने प्रेजेंट कर दिया। राइट। उस QR कोड के जरिए जब बच्चे उसको स्कैन करेंगे तो उस टॉपिक की एक्यूरेट वीडियो उनको मिलेगी। ओके। और वो वीडियो भी एनिमेटेड फॉर्म में होगी। मतलब जो बच्चों का एक इंटरेस्ट लेवल है ना, एक मेंटल हेल्थ एक्टिविटी जो उनको चाहिए होती है, तो वो हमने उनको इस तरह से दी। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि 1800 प्लस एनिमेटेड वीडियोस हमने इंट्रोड्यूस कराई हैं। 1800 प्लस, इट्स अ बिग 1800 नंबर। काम करना, फिर उनको उन पे सारी उनकी एक एक चीजों को देखना कि कहीं से कोई नेगेटिव चीज बच्चों तक ना ट्रांसफर हो जाए। एग्जैक्टली। देखिए, ये वीडियोस बनाना और एनिमेटेड फॉर्म में बनाना आपको अच्छे तरीके से पता है। आप लोग माशाल्लाह मीडिया से रिलेटेड हैं, तो वॉइस ओवर उसमें रिक्वायर्ड होते हैं, उसमें एनिमेशंस किस फॉर्म में होनी चाहिए। इवन इन चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है कि अगर हमको वीडियो में शो कर रहा है कि एक बच्चा पानी पी रहा है, वाटर, तो उसका हमें ये ख्याल करना है कि वो कहीं खड़े होकर तो नहीं पी रहा। एनिमेटर ने कुछ इस तरह से तो नहीं कर दिया कि उसको खड़े होकर शो कर दिया कि वो पानी पी रहा है। तो हमें हर चीज़ बच्चों के हिसाब से, कि एथिक्स के हिसाब से, कि हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट डायरेक्शन में डिलीवर होनी चाहिए। एजुकेशन के अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, जो पिक्चराइजेशन है, जो सारी जो बच्चों की ड्रेसिंग है, जो बच्चे की डिलीवरीज हैं, क्लैरिटी है नहीं है वॉइस में, हर चीज़ बच्चे को समझते हुए रखी जाती है वहाँ पे। एग्जैक्टली। तो इसमें हमारा अल्हम्दुलिल्लाह के एक अच्छा हमारा फीडबैक है। और एक्मी एजुकेशन पब्लिकेशन बेसिकली 2018 से वर्कआउट कर रहे हैं। ओके। और लास्ट 3 इयर्स हम लोगों ने तो बिल्कुल रिसर्च में बिल्कुल हमने स्पेंड किए और उसके बाद हमने अपनी सीरीज़ इंट्रोड्यूस कराई। ये जो सीरीज़ है इसका नाम है बेसिकली इंग्लिश की जो बुक्स है ना, देखिए हमने रिसर्च जो अपने स्टार्ट की वो बुक्स के नेम से स्टार्ट की। सही। जो हमारी बुक है इसका नाम भी हमने बच्चों की ग्रोथ के हिसाब से रखा कि बच्चे इसको अंडरस्टैंड कर सके। वरना आपने अक्सर किताबों का नाम जो है बड़े मुख्तलिफ और बड़े टिपिकल से देखे हैं। हम इतने बड़े हो गए, हमें बहुत कम किताबों के हमारे नाम याद होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमने अपनी किताब का नाम रखा यूमिजुमी मैथ्स, चिंको मिंको उर्दू, ओके, और जूटोपिया इंग्लिश। तो ये इसलिए ताकि बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो इन किताबों को खोलने का, इनको देखने का। हमारी रिसर्च यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट और इंटरेस्टिंग नाम होगा तो बच्चे ऑब्वियसली अट्रैक्ट होंगे। एग्जैक्टली। देखिए, अगर मैं बुक्स के नेम बहुत टिपिकल कर दूंगा या कुछ एडवांस कर दूंगा तो वो मेरे लिए तो सही है, लेकिन वो एक बच्चे के लेवल पर जाकर सोचेंगे तो उसको बुक का नाम नहीं पता होगा। ऐसा ही, और फिर वो शायद इंटरेस्ट भी नहीं उसका डेवलप होगा बुक पढ़ने के लिए। एग्जैक्टली। हम 100% श्योर है, हमने जब ये काम शुरू किया तो हमने जाकर हमारी रिसर्च यहीं से स्टार्ट हुई कि हम स्कूल्स में गए और हमने बच्चों से पूछा कि आप लोग जो बुक पढ़ रहे हैं इसका नाम क्या है। बच्चों को बुक्स के नेम नहीं बताते। बिल्कुल। वो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज थे। मतलब कोई बोला सर इंग्लिश की बुक है, कोई कह रहा है कि सर मैथ्स, आई एम रीडिंग अ मैथ्स बुक। मतलब बुक का जो टाइटल है वो नहीं पता। हाँ। लेकिन वहां से बच्चे का जब इंटरेस्ट हम डेवलप करते हुए जाते हैं तो फिर ही हमारी जीत है। ऐसा ही है। आजकल आपको पता है कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हैं। हाँ। पेरेंट्स अलग, एजुकेशन हाइपरटेंशन बनी हुई है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। राइट। तो ट्यूशंस बच्चे अलग जा रहे हैं, स्कूल्स में अलग 5 आवर्स स्पेंड कर रहे हैं, और देन व्हाट वी डोंट हैव एनी रिजल्ट्स। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपके प्रोग्राम के जरिए बताना चाहता हूँ
कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का एजुकेशन रैंक है इस टाइम 138 आउट ऑफ 182। लास्ट 77 ईयर्स से हम लोग क्या कर रहे हैं? हमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है, हमें थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। और वो प्रॉब्लम आ कर रही है, वो आ रही है ग्रास रूट लेवल के अंदर। बिल्कुल। जो बिगनर्स स्टूडेंट है ना, यहाँ से हमें अपना सिस्टम ऑब्वियसली जब बेस ही आपकी मजबूत नहीं होगी तो फिर आप एक इमारत भी नहीं खड़ी कर पाएंगे। एग्जैक्टली आपको पता है कि जो फाउंडेशन होती है ये बेस आपकी है। अब इन बच्चों को पता ही नहीं ये पढ़ क्यों रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं और इससे इनको क्या बेनिफिट होगा और पढ़ना चाहिए कैसे। अच्छा, थोड़ा सा हमने भी ये देखा कि काफ़ी ज़्यादा ऐसी बुक्स भी मार्केट में होती हैं जो कि बगैर रिसर्च बेस्ड होती है, जो कि बच्चों के लिए कहते हैं ना कि कोई चीज़ बच्चों के लिए पॉइजन भी बन सकती है। ऐसा ही है, बिल्कुल। अगर फूड कंपनीज एक निगाह ना रखें कि प्रोडक्ट कैसी मार्केट में बच्चों के लिए आ रही है तो वो बच्चों के लिए स्लो पॉइजन बन जाती है। इसी तरह से किताबों का भी ऐसे होता है। कुछ ऐसी कंपनीज भी आ जाती हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी आ जाती हैं जो कि बच्चों के लिए नेगेटिव क्रिएटिविटी शुरू हो जाती है। ऐसा ही है। अब बच्चों को राइट डायरेक्शन में लाना, फिर हमने देखा कि गलत एजुकेशन सिस्टम में जो बुक्स हम बच्चों को दे रहे हैं उसमें कुछ किताबें ऐसी थी, जब हमने अपनी रिसर्च की तो उनमें सिस्टम ही गलत पढ़ाया जा रहा है फोनिक्स का। अब जो प्री प्राइमरी का लेवल है, हम लोग इंग्लिश हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है, पाकिस्तान और इंडिया एशियन कंट्रीज में मेजर ये आते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, हम वो वाहिद ममालिक हैं जिसमें हमारे पास शाजिब साहब के 2.5 साल की उम्र में जो है बच्चा एडमिशन ले लेता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और मैट्रिक करके यहाँ से निकलता है, 13 साढ़े 13 साल की उसकी एजुकेशन होती है। चलो मैक्स भी लगा लें तो 14-15 इयर्स, चलो 14-15 इयर्स मैक्सिमम। हाँ, हमारे बच्चों को इंग्लिश नहीं आती उसके बाद। ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। सही फिर है, हमें डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की तरफ जाना पड़ता है इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। मैट्रिक करने के बाद वो 6 महीने का कोर्स करता है, उसको इंग्लिश काफी बेटर आ जाती है जब वो 13.5 साल उसने जिंदगी के लगाए हो। ऐसा क्यों है? ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन यही था, जब हम इस फील्ड में आए और हमने सारी चीजें देखी, अभी भी हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ लैकिंग है, यहाँ लैकिंग है। बच्चा 13.5 साल से एक लैंग्वेज सीख रहा है और वो 13.5 साल में वो लैंग्वेज सीख ही नहीं सका। हाँ, मतलब पढ़ रहा है वो, डे फर्स्ट से उस इंग्लिश उसके निसाब में शामिल है। एग्जैक्टली। लेकिन उसको प्रॉपर बोलनी नहीं आती, उसको आती नहीं है इंग्लिश। और जब इंग्लिश नहीं आती तो साइंस भी समझ में नहीं आती उसके। हाँ। उसके आईटी भी समझ में नहीं आती, उसके फिजिक्स भी समझ में नहीं आती, उसके केमिस्ट्री भी समझ में नहीं आती, उसमें मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम्स भी उसको समझ में नहीं आते। असल चीज तो थी पहले हमें उसको लैंग्वेज समझाना। ना हमने उर्दू छोड़ी, हम उर्दू से भी चले गए और हम इंग्लिश से भी चले गए। ऐसा ही है, ना उर्दू हमारे हाथ में है और ना इंग्लिश हमारे हाथ में। मैं चाहूंगा उर्दू की किताब पर थोड़ी सी रोशनी डाली शायद। बिल्कुल बता। और उर्दू की किताब के साथ साथ मुझे भी बताइए, जैसे फैजान ने बात की कि ये ख्याल भी रखा गया है कि भाई अगर कोई पानी पी रहा है तो वो खड़े होकर ना पिए, उसमें दिखाया गया है। तो क्या कल्चर को और जितने भी हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें, उनका भी इन सारी वीडियोज़ में और जो भी आप लोगों ने मतलब एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है वो उसमें ख्याल रखा गया? मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, जैसे सर फैजान ने डिस्कस किया आपसे कि ये रिसर्च बेस्ड कंटेंट है। अगर रिसर्च बेस्ड कंटेंट है तो हमें सारी चीज़ों को सर्च आउट करने के बाद गैदर किया और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की तरफ गए। बिल्कुल। जैसे नाम बताए, चिंकू मिंकू, ज़ूटोपिया और यूमी ज़ूमी, ये नाम क्यों रखे गए? अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हम एक बचपन से सुनते आ रहे हैं कैट एंड रैट की स्टोरी। हाँ, बिल्कुल। अब अगर मैं सिर्फ कैट एंड रैट बताऊं तो आप शायद नहीं उससे अवेयर होंगे। अगर मैं टॉम एंड जेरी की बात करूं तो फौरी मेमोरी रिकॉल होती है और हमें पता चलता है कि एक करेक्टर बेस्ड थीम थी। एग्जैक्टली। तो जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं छोटे, उनको करेक्टर बेस्ड थीम पे लाया गया ताकि वो जल्दी रिकग्नाइज कर सकें और उनके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरह जो है वो कंटेंट मिले। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया, हमने अपनी बुक्स के अंदर टर्मिनोलॉजी वो यूज़ किया। नॉर्मली हम इंग्लिश में बात हो या उर्दू में डिस्कशन हो तो नॉर्मली हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके प्लेटफॉर्म से हम आप बताना चाहेंगे। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम डेली रूटीन में गलत यूज़ करते हैं। अब और वो आपने सुना होगा ना, गलत और आम, मतलब जो चीज़ गलत चल रही है वही ट्रेंड बन गई। अगर हम और आप एक चीज़ गलत कह रहे हैं तो वो गलत ही आगे
फॉरवर्ड हो रही है। अब उसको सही करने वाला कोई तो होगा जो उसकी बुनियाद रखेगा क्या बात है। कि बात करेक्ट है क्या। एग्जैक्टली हमने कोशिश करके उन चीज़ों को गैदर किया कि जो हमारे डेली रूटीन के वर्ड्स हैं उनको गलत पढ़ा जा रहा है, गलत प्रोनाउंसिएशन है। इवन कि हम तो प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी नहीं कहते। एग्जैक्टली तो प्रोनाउंसिएशन को भी गलत अगर प्रोनाउंस करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा अलमिया वही जैसे बताया कि 136 नंबर पे हैं, तो ऐसा ही होगा। थोड़े से दिन और रुक गए तो मेरे ख्याल से 182 वो लास्ट के जो मेरे ख्याल से कुछ जो कंट्रीज बचे उनमें भी कौन से लेकिन अब इंशाल्लाह वो जो आखिर में बचे हैं वो तो फिर नाइजीरिया और युगांडा जैसे वाले एग्जैक्टली। बचे हैं। तो अब उनसे अभी अब अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर, और हमने कोशिश ये की है कि एंटायरली डिफरेंट और यूनिक कंटेंट पे काम किया जाए जो अभी ऑल ओवर पाकिस्तान नहीं हो रहा। क्योंकि देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर BS इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने किया हुआ है, सरफरान खुद MBA मार्केटिंग है, तो हमने खुद कोशिश की जो हमने स्टडीज़ की है ना वो इम्प्लीमेंट हो। हाँ तो बिल्कुल ऐसा जब वो ही है। इम्प्लीमेंटेशन उसकी होगी तो ऑब्वियसली रिजल्ट जो है बहुत डिफरेंट होंगे। एक मैं आपको एग्जांपल दूं, हम कुछ वर्ड्स हैं जो डेली रूटीन में यूज़ करते हैं उर्दू में, जैसे एक वर्ड है दस्तरखान, एक वर्ड है ख्वाब, एक वर्ड है ख़वातीन व हज़रात। आपने सुना होगा डेली आप लोग ख़वातीन व हज़रात के नाम से। असल में ये वो प्रोनाउंसिएशन है उर्दू में हम गलत करते हैं। ख़वातीन एक्चुअल वर्ड नहीं है, उसको ख़ातीन प्रोनाउंस किया जाता है। लिखेंगे खवातीन, लिखेंगे ख़वातीन बट पढ़ेंगे ख़वातीन। ख्वातीन लिखेंगे दस्तरखान बट पढ़ेंगे दस्तरखान। लिखेंगे नात ख्वां बट पढ़ेंगे नात खां। ये वो कॉन्सेप्ट है जो डेली रूटीन में हम गलत पढ़ते हैं और उसको सही बताने वाला कोई है नहीं। अब हम जिस मुआशरे का हिस्सा हैं हमें बताया जाता है, अगर मैं किसी को कहूँ कि ख़वातीन सही नहीं है, इसको खातीन कहते हैं, तो वो हंसेंगे हमारे ऊपर कि आपने अरे ये भाई कोई क्या नई- हो गया, हाँ कोई नई क्या चीज़ हो है, गया, हमारे ऐसा तो ही। आबाओ अजदाद ऐसा ने ही। और सबने ऐसे ही पढ़ा है, तो हम उन्होंने गलत थोड़ी पढ़ा है। हम ये नहीं कहते कि उन्होंने गलत पढ़ा है। अब जो करेक्शन है वो हम करना चाह रहे हैं कि देखें अगर 100% स्टूडेंट्स में कोई चीज़ डाइजेस्ट की जाए ना, हम मानते हैं कि अगर 30-40% भी वो जो इंजेक्ट किया गया 30-40% भी डाइजेस्ट कर लें तो हमारी और आपकी मेहनत वसूल हो मेहनत जाती है। वसूल हो ऐसा जाती ही है। ऐसा ही तो हमारी कोशिश यही है। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हमने उसमें गैदर किए ताकि बच्चा सही प्रोनाउंसिएशन की तरफ जाए। अब अगर इंग्लिश की बात करें, बहुत सारे वर्ड्स आपने सुने होंगे। अब एक बचपन से हम सुनते आ रहे हैं नॉलेज इज पावर। अब नॉलेज एक वर्ड है, किसी से भी पूछें नॉलेज को लिखते तो केस है केस हैं। बट प्रोनाउंसिएशन तो एन से। क्यों? तो 99.9% आवाम का ये रिप्लाई आएगा कि के साइलेंट है। हाँ ये अब अगला क्वेश्चन उनसे पूछें कि के क्यों साइलेंट है, तो वो खुद साइलेंट हो जाते हैं और जवाब नहीं देते। वाह वाह वाह। तो उसका रीज़न ही यही है कि हमने वो चीज़ें डिलीवर की जो हम अपनी स्टडीज़ में पढ़ते आए, क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट है जो नॉर्मली आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। ऐसा ही ऐसा ही है। आपको मिस मैं बताना चलूँ कि हम लोगों ने पूरे मास्टर्स कर लिया और हमें किसी ने नहीं बताया कि लेटर A कब साइलेंट होगा, लेटर B कब साइलेंट होगा, लेटर C कब साइलेंट होगा। तो ये वो हमारे साथ प्रॉब्लम सी कि हम लोग जिनको हमने समझा कि एक बच्चा कंफ्यूज क्यों है रीडिंग करने के अंदर, एग्जैक्टली उसकी रीडिंग प्रॉपर क्यों नहीं आ रही। अब हमारे यहाँ एक स्नेक बोल दिया जाता है और बच्चों को कहा जाता है कि लिखें आप स्नेक। वो बेसिकली अगर वो मैं अपनी आपको एक एग्जांपल दूं, आई वाज इन क्लास 1 ओके राइट, तो डिक्टेशंस होते थे। एग्जैक्टली। तो डिक्टेशंस में मुझे एक वर्ड दिया गया कि स्नेक, अब वो टीचर्स की प्रोनाउंसिएशन ही ऐसी है स्नेक, तो वो मैंने लिखा IS हाँ। और NAKE, हाँ। जो मुझे समझ में आया स्नेक। स्नेक। तो मैंने कहा ये तो मतलब फिर मैंने अपने ऊपर रियलाइज़ किया, मैंने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट अपने साथ किया है कि जब आपको चीज़ ही गलत मिलेगी तो उसका आउटपुट भी आपको गलत एग्जैक्टली मिलेगा। ऐसा ही है। तो प्रोनाउंसिएशन का बड़ा रोल है। अच्छा फैजान, अगर बात की जाए जिस दौर में आप लोगों ने पढ़ा उस एजुकेशन के निज़ाम की और इस वक्त के, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्या क्या तब्दीलियां हैं जो आई हैं? देखिए निज़ाम की अगर बात करेंगे तो निज़ाम वो अच्छा था, हाँ वहाँ एक्सीडेंटल टीचर्स नहीं थे। यहाँ एक्सीडेंटल टीचर्स हमें बहुत मिलते हैं जिनको माजरत के साथ मतलब जिनको कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या जो अपनी पॉकेट मनी अपने एक्सपेंसेस तो बोलते हैं चलो यार टीचर बन चलो जाते यार टीचर बन जाता है। वो वाले जो टीचर्स है ना वो हमारे माशरे के लिए बहुत डेंजरस है, वो बहुत डेंजरस है। जो प्रोफेशनल रख के नहीं आया है, जो रॉयल्टी रख के नहीं आया है कि बच्चों को डिलीवर करना है, क्योंकि आज का जो बच्चा है ना ये कल का टीचर है। ऐसा ही है। अगर आज इसमें गलत इंजेक्ट हुआ तो कल हमारे बच्चों में मजीद गलत इंजेक्ट होने वाला है। एग्जैक्टली। तो यहीं से हमें इम्प्रूव करना है, यहीं से हमें चीज़ों को सही करना है। अच्छा फिर क्या हो रहा है कि सिस्टम इम्प्रूव है तो बहुत लिमिटेड क्लास पे जाके,
अब देखिए हर किसी के पास बाइंग पावर नहीं है, 30,000 जो है वो सैलरी वो फी पे करे अपने ऐसा एक ही, बच्चे की। ऐसा ही। लोगों के 4-4 बच्चे हैं, बाइंग पावर लोगों के पास नहीं है, पेइंग पावर इतनी नहीं है कि वो जो है वो इतनी फीसेस को पे कर सकें। तो उससे क्या हो रहा है कि एक स्पेसिफिक तबका है जिसकी एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा जा रहा है और मेजॉरिटी जो है वो हमारे नीचे जा रहा है। तो हमें अगर मेजॉरिटी को सही करना है तो एक्मे ने वो रोल प्ले किया है कि एक्मे की किताबों के ज़रिए हम ग्रास रूट लेवल पे और इकोनॉमिकल बुक्स की फॉर्म में और पाकिस्तान की तारीख की पहली किताब के साथ आप अच्छी एजुकेशन सिस्टम को लेकर चल सकते हैं। बिल्कुल और ऐसा ही। टीचर्स ट्रेनिंग देखिए मेजॉरिटी स्कूल्स में जो है ना फीमेल टीचर्स हैं, ऐसा ही है, आपने भी देखा होगा। अच्छा, इनके लिए कहीं ट्रेनिंग लेने जाना या कहीं कुछ करना उसमें एक प्रॉब्लम आती ऐसा है, ही। इश्यूज आते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ों को देखना ऐसा ही, होता है। बिल्कुल सही। तो हमने ये सिस्टम जब QR कोड हमने वहाँ पे प्लेस किया तो हमारा उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि उस लेक्चर को टीचर भी आसानी से समझ लें। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको पता टीचर्स होना की ट्रेनिंग होनी चाहिए। वो जो टॉपिक वो पढ़ा रही हैं वो पहले उसको खुद भी समझ लें, बिल्कुल। फिर वो टीचर को एज इट इज़ डिलीवर करें, वो स्टूडेंट को डिलीवर करें। फिर घर जाएगा बच्चा तो पेरेंट्स क्या चीज़ पढ़ाएंगे, तो पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए इस टॉपिक को पढ़ाना कैसे है। राइटर की जो थीम है ना वो चलती हुई एक्यूरेट आप तक पहुंच रही है। अब आपके पास बुक ओपन है, आपको पता ही नहीं राइटर ने लिखा किस सोच से है, क्या डिलीवर करना चाह रहा है राइटर इसमें, और बच्चा क्या गेन कर रहा है। ये 3 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये 3 डोमेन्स हैं कि डिलीवर क्या करना चाह रहा है बच्चा, उसमें रिसीव क्या करना चाह रहा है, और राइटिंग उसका जो पैटर्न था, उनकी जो अप्रोच थी वो क्या थी। हाँ। तो हमने ये कोशिश की है कि सबको एक पिच पे लाके हम स्टैंड कर दें। और मैं समझती हूँ कि जब तक बच्चे के अंदर इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा किसी भी चीज़ को जो है वो अब डेवलप करने का, तो तब तक वो पढ़ ही नहीं सकता। अगर उसने अपने ऊपर एक लाइबिलिटी बना ली कि यार अब जाहिर एग्जाम्स देने तो पढ़ना तो है, बस ऐसे रीड आउट किया और चीज़ें याद की, क्वेश्चंस याद किए, लेकिन आप उससे अब पूछेंगे अगर थोड़ा सा, जैसे वो अगर उसने 5 क्लास में कुछ पढ़ा है, आप उससे मैट्रिक में आके पूछेंगे तो उसको नहीं याद होगा, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है। और सेकंड चीज़ है कि हमारे पास इररिलेवेंट कंटेंट बहुत ज़्यादा हमारे कंटेंट में, हमारे सब्जेक्ट्स में इन हुआ है। देखिए मुझे इससे क्या करना कि वो डेविड जो है वो कब उसकी डेथ हुई थी, और जो रुकैया जो है वो पार्क में क्या खेल रही थी, इस कंटेंट से हमारे बच्चे का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हम बच्चे को शॉर्ट कंटेंट दें और जो कंटेंट की थीम है उसके जरिए उसको आगे बढ़ाते रहें जल्दी जल्दी, तो वो बढ़ जाएगा आगे। हाँ। लेकिन अगर हम उसको इन्हीं चीज़ों में फंसा के रखें, देखिए अब टेक्नोलॉजी का दौर है, बिल्कुल बच्चों को रट्टाफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, अब ब्लूम टैक्सोनॉमी के दौर है। एक्मे ने अपनी बुक्स के जरिए ब्लूम टैक्सोनॉमी को हाईलाइट किया है, यानी कि स्किप रट्टाफिकेशन, जस्ट कॉन्सेप्चुअल स्टडीज। तो हमारा टारगेट वही है कि हम बच्चों को एक कॉन्सेप्चुअल स्टडीज दें और वो अच्छी एजुकेशन के जरिए मजीद हमारे मुल्क को सही राह पे लेकर जाए। अच्छा, व्हाट अबाउट द फीडबैक, अभी तक का जो फीडबैक है? आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब मोर देन एक्सपेक्टेशंस। मतलब जो चीज़ें, अच्छा कुछ स्कूल ऐसे होते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन आता है सर ये तो बहुत एडवांस लेवल की प्रोडक्ट है आपकी, और हमारे पास तो ये फैसिलिटीज़ नहीं है, या हमारे पास टीचर्स इस लेवल पर नहीं है सर ये बुक्स पढ़ा सकें। तो देखें अगर टीचर्स ही नहीं होंगे तो वो फिर बच्चों की जो आप पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाना भी यूजलेस जा रहा है। ऐसा ही है, सही है। ऐसा ही। तो उनको एक हम अल्लामा इकबाल का एक बहुत अच्छा शेर है, हम उनको एक पढ़ के सुनाते हैं कि आईने नौ से डरना, तर्ज कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी। क्या बात है, क्या कहने, वाह वाह, सही है, जबरदस्त। तो जब आप डरते रहेंगे चेंजेस से, रेवोल्यूशन से, अपडेट नहीं करेंगे, एक दौर आएगा कि आप पीछे रह जाएंगे। और फिर आप गिला करते हैं कि टेक्नोलॉजी ने आके हमारी जॉब्स खा ली या ये हो गया, आप अपग्रेड नहीं कर रहे हैं ना। ऐसा ही। छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद बातों को कंटिन्यू करेंगे, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, फैजान और शाहजेब साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं अभी भी, और उनसे हम बात कर रहे थे कि एक ज़बरदस्त सा जो एक इनोवेशन किया गया है हमारे बच्चों के लिए ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो एजुकेशन में, और वो बहुत अच्छी सारी हम बातें कर रहे थे। लेकिन इस वक्त नई सुबह के स्टूडियोज़ में दो और अहम पर्सनैलिटीज़ ने हमें ज्वाइन किया, जिनका पहले मैं करवाती हूँ इंट्रोडक्शन, फिर मैं आपको एक यहाँ पे अभी हम एक लाइव आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाने वाले हैं, जो कि हम इससे पहले भी हम बात कर रहे थे बुक्स के हवाले से, QR कोड्स के हवाले से। लेकिन चूंकि ज़ाहिर दो नए मेहमानों ने ज्वाइन किया तो उनका इंट्रोडक्शन करवाना बड़ा ज़रूरी है। मेरे साथ ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले मौजूद है मेंबर KMC पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरपर्सन है हज़ारा मूवमेंट पाकिस्तान लैला परवीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप मैम? जी अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। बहुत सारे सवालात हैं जो मैंने भी आपसे करने, जैसे जैसे शो आगे बढ़ेगा। और लैला मैम के साथ ही एक और पर्सनालिटी मौजूद है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अभी आजकल के दौर में ये जो सोशल वर्क है, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन लोगों को बड़ा सराहना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के उन लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, जिनको कोई पूछने वाला नहीं होता, चाहे उसमें बच्चे शामिल हो, चाहे उसमें खवातीन शामिल हो, चाहे उसमें स्पेशल लोग शामिल हो। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, तमाम लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही हैं, हिना सिद्दीकी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं? अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। वेलकम टू नई सुबह। और Thank जैसे जैसे you. अभी शो आगे बढ़ेगा मैंने आपसे बहुत सारी बातें करनी, लेकिन फैजान क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करें तो मैं चाहूंगी मेहमानों के सामने भी जरा ये चीज होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि बेसिकली हम करने क्या जा रहे हैं, आप लोगों ने किया क्या है। तो अभी हम बात कर रहे थे, मेरे पास भी यहाँ पे बुक है ये उर्दू की, और ये क्लास 1 की बुक है, ये नर्सरी की, ये नर्सरी की बुक है। ये चिंकू मिंकू है जो आपने बताया कि हमने इस तरह से जो है वो नाम रखे हुए हैं। तो इन पे देखिए आप लोग, यहाँ पे भी QR कोड्स हैं, और साथ ही साथ मैंने जब चेक किया तो हर पेज पे एक डिफरेंट QR कोड है। तो मैं चाहूंगी अब थोड़ा सा हम अपनी ऑडियंस को तरीका बता दें कि किस तरह से पेरेंट्स भी, टीचर्स भी और बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं। देखिए इसके लिए बहुत ही इजी वे है। मैं अगर उर्दू की बुक में से ही कोई QR कोड स्कैन करके आपको दिखाना चाहूँगा। एक मुझे उर्दू की बुक दिखाइएगा। श्योर श्योर, ये लीजिए प्लीज। श्योर। इसके लिए बहुत ही एक ईजी वे, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाती है, कोई भी इजीली कर सकता है, QR कोड स्कैनर। ठीक है। QR कोड स्कैनर जैसे हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, देन इसके बाद जैसे हमने बुक ओपन की, कोई भी एक पेज हम रैंडम, जैसे हमने फॉर एग्जांपल हर्फ गाफ का हमने एक पेज ओपन कर लिया, ठीक है, राइट। अब मैंने इसके बाद जैसे ही अपने QR कोड एप्लीकेशन, ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुई हुई है, ठीक है, तो मैं ये दिखाना चाहूँगा, आप जरा स्कैन कीजिएगा कैमरे में। ये देखिए ये QR कोड है, ये स्कैन कर रहे हैं, ठीक है, राइट। मतलब हर पेज पे अपना हर पेज पे अपना QR हम्म, कोड है। जैसे ही इन्होंने स्कैन किया, ये QR कोड ऑलरेडी इसकी वीडियो स्टार्ट हो गई। कैमरे की तरफ, राइट। और एग्जैक्टली जो लिखा हुआ है वही प्ले हो रहा है। एग्जैक्टली सेम एज इट इज। देखिए हमने एक छोटी सी राइम बच्चों को दी, मैंने जैसा हमने जिक्र किया था कि हमें कंटेंट लिखते हुए बहुत सोचना होता है कि आप कंटेंट क्या डिलीवर कर रहे हैं और एक बच्चा क्या उसको किस तरह से उसको समझेगा। हमने हर्फ गाफ दिया, गाफ का साउंड सिखाया बच्चों को, जिसको बोलते हैं उर्दू में सौतियात, आवाज सिखाना। गाफ की आवाज सिखाई, ग ग गाफ से गाजर। अब हमने ग ग साउंड सिखाया और हर्फ सिखाया गाफ, और हमने एक वोकैबलरी भी सिखाई बच्चों को कि गाफ से गाजर। हाँ। और साथ में एक मैसेज दिया कि सेहत के लिए है अच्छी गाजर। हाँ, मतलब मैसेज भी चला गया, उनकी जो वोकैबलरी है वो भी अच्छी हो गई, और साथ साथ वो साउंड भी प्रॉपर, और बच्चे को पता भी नहीं चला कि उसने क्या इंजेक्ट कर लिया अपने अंदर। एग्जैक्टली। तो इस तरीके से हमने कंटेंट को लिखा है, हर पेज पे QR कोड दिया है कि बच्चे इसको स्कैन करें, टीचर्स इसको स्कैन करें, इसको बच्चों को डिलीवर करें। इससे क्या होगा, बच्चों की प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी होगी। जैसे हमने उर्दू के अंदर एक इंटायरली यूनिक वर्कआउट किया, हमने कहा कि जो हमारे उर्दू की हरफ तहजी है ये बहुत बड़ी है ना, बच्चों को एक साथ हम सिखाएंगे इसके साउंड्स तो बहुत लेंदी हो जाएगा प्रोसेस। हमने 8 हर्फ दिए, अलिफ मदा, अलिफ, गाफ, दाल, रे, नून, वाव और छोटी है। इस तरह से हमने ये हर्फ दिए, और इन हर्फ को मिला के हमने कहा जब बच्चों को इन हर्फ के साउंड सिखा दिए ना, बस अभी भूल जाए कि बाकी हर्फ तहजी है। सही है। हमने खाली ये दिए, और उसके बाद हमने एक एक्टिविटी दी बच्चों को कि अब आपको ये इससे वर्ड्स बनाने हैं। ओके। अब आप जो वर्ड्स जो बच्चों को बनाने हैं वो हमने इस तरह से इसमें दिए, ब्लेंड करना सिखाया बच्चों को कि ब्लेंडिंग क्या चीज़ होती है।
फॉर एग्जाम्पल मैंने बच्चों को सिखाया था अलिफ बदा का साउंड सिखाया था अ, और गाफ का साउंड सिखाया ग, अ ग, अ ग। तो अब बच्चों को हम साउंड प्रोनाउंस करना सिखा रहे हैं, वर्ड प्रोनाउंस करना सिखा रहे हैं। अब बच्चा खुश हो रहा है कि मैंने सिर्फ 8 ही तो लेटर्स पढ़े थे, मैंने उससे मैंने सब काफी चीजें उससे मैंने काफी चीजें सीख ली। एग्जैक्टली। पेरेंट्स भी मोटिवेट हो रहे हैं कि हाँ बच्चे की लर्निंग अच्छी हो रही है, बच्चा आगे बढ़ रहा है, सीख रहा है, रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं। देखिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मोटिवेशन नहीं होगी तो ना हमें मजा आएगा, ना बच्चों को मजा आएगा, और ना पढ़ाने वाले को मजा। मैं यहाँ पे जरूर लैला परवीन साहिबा से बात करना चाहूंगी इस बारे में कि आप बेसिकली क्या देखती हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर हम बात करें तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है एजुकेशन पे, और मजीद लेकिन आगे चीजें होने की जरूरत है। आज आपके सामने ये लोग भी मौजूद हैं जो कि एजुकेशन की चीजों को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आप अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहें इस वक्त पाकिस्तान के एजुकेशन के निज़ाम पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो पाकिस्तान की सालमियत है वो एजुकेशन पे बेस करती है। हमारे पाकिस्तान की क्या पूरी दुनिया में इस वक्त अगर बेहतरीन एजुकेशन नहीं होगी तो कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, कोई भी शोबा तरक्की नहीं कर सकता, कोई भी ख़ानदान इवन तरक्की नहीं कर सकता। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा फर्स्ट टाइम ये जो इन्होंने अभी डेमो दिया है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने बच्चों को बहुत ईजी कर दिया है कि टीचर जो बच्चों को प्रैक्टिस करवा रही थी, तो वो टीचर जो है इन्होंने वो मोबाइल के थ्रू उनको एक टीचर प्रोवाइड कर दिए कि वो बच्चा जब वो देख रहा है सिलेबस और साथ में उसको बताया जा रहा है, उसको टीच किया जा रहा है कि क्या अल्फ़ाबेट है और किस तरह प्रोनाउंस करना और सारी चीज़ें। बहुत अच्छी चीज़ है और मुझे बड़ी खुशी हुई चीज़ देख के, और मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी उनकी एफर्ट्स पर। और बिल्कुल जी, हम लोग खुद एजुकेशन पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है एजुकेशन में बहुत काम करती हैं। हमारे जो मिनिस्टर हैं, मैं चाहूँगी कि उनसे भी आप लोग मुलाकात करें। हमारे जो सरदार शाह साहब हैं वो बड़ा काम कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि रवायती जो सिस्टम था एजुकेशन का उसको हम चेंज करें, हम अपने आप को मॉडिफाई करें, हमें अपना एजुकेशनल सिस्टम को मॉडिफाई करना है। और इसमें इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें हमें ऐड करनी है कि हमारा जो बच्चा है वो सिर्फ वो चीज़ रटे ना कि वो नेक्स्ट ईयर वो भूल जाए। एग्जैक्टली। वो चीज़ें ऐसी हों कि उनकी यादाश्त में रह जाएं। और ये जिस एज को इन्होंने टारगेट किया है वो वही एज है जो कि पूरे लाइफ में हमें तमाम चीज़ें भूल जाती हैं। इस एज की चीज़ें हम कभी नहीं भूलते। और सेकंड वन, आजकल की जो स्कूलिंग सिस्टम है उसमें मैं ये समझती हूँ कि जहाँ पहले इंग्लिश पढ़ाने की बड़ी ज़रूरत थी, वहाँ अब जो है उर्दू पढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। बच्चों की उर्दू जो है वो काफ़ी वीक होती जा रही है। इवन के वो मैं अपने घर में भी मेरा ऐसा ही एक केस है, एक बच्चा, तो वो उसको हमें बताना पड़ता है कि उर्दू में आपने ये चीज़ किस तरह बोलनी है। इतना फोकस नहीं होता। और बदकिस्मती ये है कि हमारे स्कूलों में भी ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता उर्दू को। आजकल उनका यही टारगेट होता है कि जी बच्चों को इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए और बच्चा जो है वो इंग्लिश में आगे जा सकता है, जबकि तमाम सब्जेक्ट बड़े ज़रूरी हैं। और ये जो बेसिक हमारे सब्जेक्ट हैं वो इंग्लिश हो, उर्दू हो, हमारा मैथ हो, ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह हमारा एक मिशन है कि हम एजुकेशन को आगे लेके जाएं, उसको इम्प्रूव करें, इसके जो एक कहना चाहिए कि स्टाइल बना हुआ है, कि स्टैंडर्ड बना हुआ है, वो कोई इतना बेहतरीन और इतना अच्छा नहीं है। उसको इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। तो इसी तरह हम बाकी जो चीज़ें हैं, जब हमारे बच्चों की बेस अच्छी हो जाएगी, फिर आगे भी उनको इतना ही इजी हो जाएगा। उनको पता चल जाएगा कि उन्होंने कोई चीज़ अगर लर्न करनी है, उन्होंने सीखनी है, तो वो किस तरह सीखनी है। एजुकेशन पे हमारा बहुत फोकस है और इंशाल्लाह आप देखेंगी आइंदा आने वाले चंद सालों में जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, जिसको गवर्नमेंट स्कूल जो कहलाते हैं, उसमें हम बहुत सारी चेंजेस ला रहे हैं इंशाल्लाह। उसके जो हमने जो है उसके सिलेबस में ही बहुत सारी चेंजेस करने का सोचा है इंशाल्लाह। हम ये चाहते हैं कि जो बच्चा एक ओ लेवल ए लेवल के हद तक जाके पढ़ता है, हमारा जो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है उसको कम से कम उस लेवल तक उसको जाना चाहिए, उसका राइट बनता है, उसको भी वो फैसिलिटीज जो है ना प्रोवाइड की जाएं जो इस स्कूल के बच्चे की हैं। बिल्कुल, आपने बहुत एक अच्छी खबर सुनाई है हमें। बेसिकली खुशी की नवीद है हमारे लिए। हम हमेशा बात कर रहे होते हैं कि यार चीज़ें बेहतर हो जाएं। और ये बात भी गलत है कि हम हमेशा उठा के इदारों को, ऑर्गेनाइजेशंस को, गवर्नमेंट को ब्लेम कर देते हैं। पहले हम खुद तो देखें कि हम क्या कर रहे हैं किसी भी चीज़ में। अब जैसे फैजान ने एक स्टेप लिया, इनकी टीम ने एक स्टेप लिया कि चले हम कुछ कर सकते हैं, जो बेहतरी ला सकते हैं वो ले आएँ। तो ये
आप लोगों का खुद का भी बहुत ज़्यादा कसूर है बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको मतलब मुतासर करने में। और इस वक्त एक अचानक वाली एक बात बहुत ज़रूरी जो मैं करने जा रही हूँ आप लोगों से, वो ये कि आप लोगों को पता है कि हम एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं, एकदम अचानक जो जाते हैं वो किस ब्रेक पे जाते हैं, टी ब्रेक होता है हमारा, ये छोटा सा टी ब्रेक है। जल्दी से आइए, जल्दी से वापस आइए, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट टी ब्रेक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। टी ब्रेक के बाद हम लोग वापस आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले बात चल रही थी, हम एजुकेशन पे ही बात कर रहे थे, बहुत सारी हम ऑफ एयर भी बातें कर रहे होते हैं, जो सारी बातें नहीं करेंगे ऑन एयर हमने लेकिन ऑफ एयर बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे होते हैं जो मैं समझती हूँ यकीनन हम ऑन एयर भी करें तो अच्छी बात है। हमारी पूरी टीम की, वीनस एंटरटेनमेंट की और हम सब की, नई सुबह की पूरी टीम की कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ इस तरह का शो आपके सामने प्रेजेंट किया जाए। अगर हमने शो में बैठ के कोई 10-15 हज़ार बातें कर ली हैं, चलो अगर एक एक वर्ड को भी काउंट करें तो उसमें से अगर कोई 50 बातें भी आपने अपने दिमाग में बिठा ली ना या उस पर अमल कर लिया तो समझे हमारा शो करने का मकसद जो है वो पूरा हो गया। हिना मैम, आपकी तरफ अगर मैं आऊँ और आप एज ए सोशल एक्टिविस्ट काम कर रही हैं, ना जाने कितने सारे लोगों के लिए काम कर रही हैं, तो ये देखें कि वैसे तो हमने ये पूछना ही चाहिए कि आपको सोशल एक्टिविस्ट बनने का ख्याल क्यों आया, क्योंकि ये एक अपने अंदर ही इंसानियत की खिदमत का जज्बा होता है। लेकिन अभी इस वक्त आप क्या देख रही हैं हमारे माशरे में या मुल्क में, क्या ऐसे अहम दरपेश मसाइल हैं जिनकी वजह से सोशल एक्टिविस्ट आप मतलब बनी हैं या आपको ये काम करने का शौक हुआ? सबसे पहला मसला तो हमारे मौजूदा वक्त में महंगाई बहुत ज़्यादा है और लोगों के पास नौकरी नहीं है, और ये सारे मसले मसाइल, किसी के पास खाने का मसला है, किसी का बिल का मसला, किसी के घर के किराए का मसला, किसी के बच्चों की तालीम का मसला। अगर आप मसले सुनने बैठे तो बहुत सारे मसले हैं बिल्कुल, और हल नहीं है, बस अल्लाह तवक्कल सब चल रहे हैं। और एक मिडिल क्लास फैमिली को अफोर्ड करना इस वक्त बहुत मुश्किल है, तो फिर अगर अब नीचे तबके पे चले जाएं तो वो तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम लोग ऐसे ही लोगों को देखते हैं जो बेचारे माशरे के सताए हुए, जिनके पास वसाइल नहीं होते, कुछ बेवा औरतें जिनके हस्बैंड नहीं होते, उनकी मदद करते हैं। उनकी बच्चियों की शादी में कोई मसला है, जहेज का, खाने का, इन चीज़ों पे काम करते हैं। इसके अलावा माजूर बच्चे जो होते हैं उनके लिए भी प्रोग्राम्स वगैरह करना, उनको व्हील चेयर, मेडिसिन वगैरह, फिर जेल में कैदियों के लिए काम करना। अभी रमज़ान आ रहा है, उसमें राशन वगैरह तकसीम करती हूँ मैं, तो यही है। और फिर मेरा ये भी प्लान है फ्यूचर के लेडीज़ के लिए शेल्टर होम बनाना। जैसे जो बेवा होती हैं या डाइवोर्स हो जाती है तो अमूमन उनके भाई या पेरेंट्स बाज़ दफ़ा नहीं रखते, उनको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, और फिर वो बेचारी कभी किसी रिश्तेदार के पास और बाद में फिर वो कोई पनाह नहीं होती, तो फिर वो शेल्टर होम का रुख करती हैं। तो वही एक आखिरी उनके पास होता है कि वहाँ पे उनको इज्जत से रहने दिया जाता है और उनको रिस्पेक्ट भी, हर चीज़, खाना, हर चीज़ मिलता है। तो उन सब चीज़ों को पहले मैं प्रोग्राम्स वगैरह करती थी, फिर जब मैं शेल्टर होम्स जाने लगी मुख्तलिफ, तो मुझे ख्याल आया कि मुझे भी एक शेल्टर होम बनाना है। तो अब दिन रात बस यही रहता है कि मुझे बनाना है लेडीज़ के लिए शेल्टर, और लेडीज़ पर ज़्यादा फोकस इसलिए कि देखें, मर्द जिस तरह आज़ादी से बाहर रोड पे भी सो सकता है, उसको कोई कुछ कहेगा नहीं, उसको इज्जत की वो नहीं होती, मगर औरत जो होती है ना बड़ी नाजुक है। चाहे हम जितनी भी स्ट्रांग हो जाए, मगर अकेली औरत कभी रोड पे नहीं सो सकती, एक अच्छी फैमिली की। मर्द तो रोड पे 24 घंटा भी बाहर है ना, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, मगर औरत पे फौरन। तो फिर इसलिए मुझे ख्याल आया कि नहीं, औरतों के लिए मुझे ज़्यादा काम करना चाहिए। बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट मैंने सोचा ऐसा, और मैं करती भी हूँ, और एक औरत होने के नाते औरत की तकलीफ को समझती हूँ। और मर्दों पर भी होता है, बाज़ दफ़ा लोग सवाल करते हैं कि भाई हम भी तो बेचारे हैं, आप औरतों भी इतना तो मैं तो खुद ये बात कहती हूँ कि हमेशा जब हम हकूक बराबरी के मांगते हैं तो फिर हमें जब कोई डाउनफॉल आए तो फिर हमें देखना भी चाहिए कि कहीं ना कहीं शायद
कोई मर्द भी ऐसे होते हैं, ऐसे जो मर्द होते भी हैं। बेचारे, कहीं कहीं मर्द भी बहुत जुल्म हो जाता है उन पर, 5 उंगलियां तो बराबर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सभी के साथ यकसा हैं, जहाँ जिसके साथ जुल्म हो, ज्यादती हो, उनके साथ हमारी कोशिश होती है उनकी मदद करना, उनकी हेल्प करना। जेलों में भी प्रोग्राम्स हमने बहुत किए, उसमें मेरी ये दोस्त है लैला परवीन, हर जगह ये भी मेरे प्रोग्रामों में शाना मशाना इन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया। तो हम जेलों में भी प्रोग्राम्स करते रहते हैं, महफिल मिलाद है, कोई म्यूजिकल इवेंट है, वहाँ पे जो कैदी औरतें होती हैं वो बेचारी जिंदगी से दूर होती हैं, गम में एक होता है कैद, एक सजा है, उसमें जाके अगर थोड़ी देर के लिए एंटरटेनमेंट प्रोग्राम करे तो उनको खुशी मिलती है। Exactly. सबसे बड़ी बात है इस वक्त मैं एक इंसान को इंसान समझना, ये सबसे बड़ी अच्छी सोच है, और जो लोगों में बिल्कुल खत्म हो गई। हाँ। हर बंदा अपने ही बारे में सोच रहा है, मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं तरक्की कर लूं, मैं अपने बच्चों को कर लूं, मैं की जो लड़ाई चल रही है ना वो खत्म होनी चाहिए। आप सामने वाले के लिए भी सोचें, और जब इंसान दूसरों के लिए सोचता है तो अल्लाह उसके लिए बेहतर करता जाता है। सबसे बड़ी चीज है दूसरों के लिए जीना। जब हम दूसरों को रास्ता देंगे, दूसरों के लिए शम्में जलाएंगे, दूसरों की जिंदगी के लिए अच्छा सोचेंगे, तो हमें अपने लिए सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं। क्या बात, इनकी बात पे मुझे लामा इकबाल का खूबसूरत सा शेर याद आ गया कि अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। और वो जो एक गुल्लक होता है ना, हमने कभी कभी होता है ना, पैसे जमा करते थे हम छोटे थे, 5 रुपए 10 रुपए के पैसे, तो वैसे ही जब हम दूसरों के लिए अच्छा काम करते तो अल्लाह की हमारे गुल्लक में वो नेकियां जमा होती हैं। क्या बात। और जब हमारी जिंदगी में कभी कोई मुश्किल वक्त आए या कोई हमारे साथ बुरा, तो वो नेकियां आके हमें बचा लेती हैं। तो हमेशा दूसरों के लिए सोचें, अपनी सेल्फिश खुदगर्ज होना अच्छी बात नहीं है, दूसरों के लिए अच्छा सोचें। बीइंग अ सोशल वर्कर, लोगों को मैं यही मैसेज देती हूँ कि भाई आप दूसरों के लिए सोचें, अपने भाई बहन, अपने आसपास के लोग, अपने रिश्तेदार, आपसे जो बन पड़े आप करें। आप ये नहीं सोचें कि लोग मेरी तारीफ करें, अल्लाह की रजा के लिए करें। अल्लाह आपके लिए कहाँ से रास्ते बनाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लैला मैम, अगर आपसे बात की जाए तो मैं आपको बताती चलूं कि मैं अपने हर शो में ये चीज़ डिस्कस कर रही होती हूँ कि हम अगर सफाई सुथराई की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो रोल प्ले करना है वो हमने खुद करना है। और यहाँ मैं हमेशा हर शो में ये बात करती हूँ कि भाई आप लोग हमेशा, वही अभी मेरी बात मैं रिपीट करूंगी कि हम ऑर्गेनाइजेशंस को, गवर्नमेंट को ब्लेम कर देते हैं, फलां इदारा काम नहीं कर रहा, ये बंदा काम नहीं कर रहा, लेकिन जब हम देखें रोड्स पे जाते हुए तो हमें डस्टबिन मुहैया की गई हैं कि हम उसमें कचरा फेंकें, लेकिन डस्टबिन खाली होती हैं, बराबर में कचरे का ढेर लगा हुआ होता है। और ये बड़ी बिटर रियलिटी है हमारे मुआशरे की। और 1-2 दफा तो मैंने भी कोशिश की कि थोड़ा सा शायद किसी को समझा सकूं कि भाई ये डस्टबिन में फेंकिए कचरा, आप बाहर फेंक रहे हैं। तो उन्होंने मुझे इस तरह देखा जैसे मैंने उनकी जायदाद में से हिस्सा मांग लिया। और मतलब उन्होंने मुझे, मतलब ऐसा मुझे हुआ रियलाइज कि उन्होंने बोला कि मैं तो रोज यहीं फेंकता हूँ। और मतलब कौन आप, कौन हाँ, यही बात होती है ना कि मतलब उन्होंने ऐसे इस तरह से मुझे एक लुक करवाया। मैंने बोला यार मतलब क्या कर सकते हैं, किसी को समझाने के लिए भी अगर हम आगे बढ़े तो लोग तो यहाँ समझने के लिए तैयार नहीं है। तो इसी तरह से यकीनन अगर हम केएमसी की बात करें तो बड़े चैलेंजेस होंगे जिसका सामना करना पड़ रहा होगा। मैं चाहूंगी जरा वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आपने बहुत हमारी, वो कहते हैं ना, दुखती रख पे हाथ रख दिया आपने। अच्छा, ये मुर्तज़ा वहाब होते हैं ना, तो वो तो ज़्यादा ही कुछ उसको एक्सप्रेस करते हैं आपको चीज़ों को, क्योंकि वो वाहिद मेयर हैं कि जो दिन रात लगे हुए हैं। और इससे पहले जितने भी मेयर आए हैं और उस वक्त की सपोर्ट या चीज़ें बहुत डिफरेंट थी। अभी जो मुर्तज़ा वहाब आए इनको तो बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं और बहुत सालों का एक जमा शुदा गंद है जो उन्होंने साफ करना है। अच्छा, मैं खुद इसकी विटनेस हूँ, हम लोग खुद जाते हैं, हम चूंकि टीम के मेंबर हैं, हम साथ होते हैं तो चीज़ें कर रहे होते हैं। अब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। नीपा फ्लाईओवर है, उसके नीचे बड़ा गंद और काट कबाड़ और सब चीज़ें थी। तो मैंने मुर्तज़ा वहाब से कहा, मैंने कहा कितना मेन एरिया है और ये बड़ा वो लगता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब इसको हम करवाते हैं, क्लीनिंग करवा दी। तो क्या लगे, अब चले इस पे फ्रूट के प्लांट्स लगा, तो फ्रूट्स लगा हम लोग अब जो कर रहे हैं। पहले तो ये था ना कि हम सिर्फ पौधे लगा रहे थे या चले फूलों के लगा रहे थे, जो वो हो जाता था। अब जो हम लगा रहे हैं ना, हम फलों के दरख्त, पौधे लगा रहे हैं। क्या बात है। अच्छा, ये एक्सपेंसिव भी होते हैं और 15-15, 12-12 फीट के, यानी कि इतने हों कि वो अपना यानी कि अपने एडजस्ट हो जाएं, वो चल पड़े, क्योंकि सूख ना जाएं या रह ना जाएं। जी, हमने जो है ना उसमें मैंने खुद जाके, मुझे वो हमारे डायरेक्टर हैं पार्क्स के, उन्होंने कहा कि आप खुद लगाएं। मैं खुद जाके वहां पर मैंने प्लांट्स लगाए। आप बिलीव करें कि हार्डली 3 डेज के बाद जब मैं वहां पर गई हूँ, प्लांट्स कुछ गायब हैं, कुछ वहां के लोगों ने, वो जो रिक्शा वाले वहां खड़े होते हैं, उन्होंने स्टैंड बनाया हुआ है, उन्होंने तोड़ दिए हैं।
कुछ गायब करके अपने घर ले गए, कुछ जाके जो नशई उन्होंने उखाड़ के उन्होंने जाके बेच दिए। हमारा जो सबसे बड़ा अलमिया है, मैंने मुर्तज़ा वहाब को भी कहा, मैंने अपने जो भी हमारे सईद गनी भाई हैं या हमारे निसार कोड़ो साहब हैं, ये आजकल हमारे कराची में क्या हो रहा है, जो नशई है ना, बाकी तो आवाम तो खैर सरफरी है, तो वो तो इशारा यूं करती है कि देखें जी ये काम नहीं हुआ, और जो उसके अपने पाँव के नीचे काम हो रहा था वो नहीं देखती। आवाम, आपको पता है हमारे पाकिस्तान की जो आवाम है ना, वो किसी भी मुल्क में एडजस्ट नहीं हो सकती, वो इतनी बादशाहाना तबीयत रखती है, वो कहती है कि ठीक है जी मेरी मर्जी है। जब तक कि उनको फाइन नहीं लगेंगे, जब तक कि वो अरेस्ट नहीं होंगे, जब तक कि उनके पैसे खर्च नहीं होंगे, उनको समझ में नहीं आएगी कि ये काम वो गलत कर रहे हैं। और ये अब हमने करना है, जैसे पतंगबाजी के हवाले से प्लीज इस तरह की चीजें नहीं, वो मैं खुद बताया आपको हिना ने, मैं खुद एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं इन चीज़ों पे बड़ा वो करती हूँ, और लास्ट ईयर भी मैंने इस पे बड़ा काम किया था, पतंगबाजी पे फिर कुछ जो है पाबंदी भी लगाई गई थी। लेकिन आप पतंग जो उड़ के आ रही है, कट के आ रही है, वो किस हाथ से आ रही है, उसका ऑनर कौन था, ये पता नहीं चलता। और आप बताएं कितना बड़ा नुकसान है, किसी की 150 की जो शौक की आदत है, 200 की, वो किसी के करोड़ों की जान वो ले गई, और अब वो उसके घर वाले उस डोर पे कोई क्लेम नहीं कर सकते, उस डोर पे उसको नहीं पता। अब आप बताएं कि एक शख्स से वो जा रहा है, उसका कोई कसूर नहीं है, और उसकी डेड बॉडी वो एक लाश की सूरत में तड़प रहा होता है रोड पे। बहुत बड़ा अलमिया है। मैं समझती हूँ इस पे आपको एक प्रोग्राम करना चाहिए, और बल्कि सिर्फ प्रोग्राम नहीं करने चाहिए, आपको रोडों पे निकलना चाहिए। हर शख्स अपने मोहल्ले पे नजर रखेगा ना, किसी चीज की जरूरत नहीं। आप देखें जब हमारा इस्लाम आया ना, तो इस्लाम ने हुकूमती सत्ता, देखिए कोई भी हुकूमती इदारा हर गली नुक्कड़ पे नहीं हो सकता, लेकिन हम हो सकते हैं। मेरी गली है, मैं उस गली में मौजूद हूँ, आपकी गली है, आप मौजूद हैं, तो ये क्यों कहा जाता है कि यार दफा करो, हमें क्या? ये वर्ड कब खत्म होगा? जब तक कि वो हमारे किसी को आके हिट नहीं करता, तब तक हम यही बोलते रहते हैं कि हमें क्या है। तो ये चीजें खत्म होनी चाहिए। और मैं अब जो लोगों को रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगी, आपके प्रोग्राम के थ्रू भी बात करना चाहूंगी कि मैं जो आजकल परेशान हूं, वो नशइयों से परेशान हूं। इतनी मेहनत से वो गटर के ढक्कनों से भी सरिये निकाल रहे हैं, इतने हार्ड वर्क, हमारे गटर के ढक्कन नहीं छोड़। मैंने मुर्तजा उन्होंने कहा अच्छा हम इनको पकड़ते हैं ना, जैसे हम इनको पकड़ के लेके जाते हैं थाने में, वहां पर तो ये कुछ अपने आप के साथ जो रोना धोना और चीजें करते हैं कि मजबूरी में इनको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उनको खिलाओ पिलाओ, और फिर वो इस तरह करते हैं कि जी हम मरने वाले हैं, हम ये हो रहे हैं, हम वो हो रहे हैं, उल्टा टेंशन बन जाता है। टेंशन वो पुलिस थाने वाले कहते हैं सर हमने इसको कहाँ रखना है, हम क्या करेंगे इनका, हम इनको खिलाएंगे कहाँ से। तो बात ये है कि ये जो अलमिया है, अच्छा इसको देखें, ये चीजें जो है ना, ये हमने मिलके करनी है। ठीक है, हमारे इदारे हैं, उनको भी करना है, हम केएमसी वाले हमने करना है। लेकिन एक बात बताएं, जहां पर मैं नहीं हूं, केएमसी का कोई बंदा मौजूद नहीं है, आप वहां खड़े हैं, तो आपका कोई फर्ज नहीं है? बिल्कुल फर्ज बनता है। ये आपने सिर्फ वीडियो बना लेनी है कि देखे जी ये नशई जो जहाज जिसे कहा जाता है, कि देखे जी जहाज अपने काम में लगा हुआ। अब बिलीव करें, ब्रिजेस हमारे नए बने हुए हैं। तो मैंने मुर्तजा वहाब से ही कहा, मैंने कहा मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे घर में कोई तोड़ फोड़ कर रहा है जब मैं इनको तोड़ते हुए देखती हूँ। ऐसा ही है। और ब्रिजेस में से क्या करते हैं, वो पूरा स्लेब निकाल, उसमें से सरिया निकाल और सरिये की क्या। अच्छा सबसे पहले अब जो एक्शन में हम लोगों ने, मैंने जो अभी करना है, वो उन लोगों पे करना है जो उसको परचेज करते हैं। हाँ। लेकिन उसको पकड़ना भी कोई आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। वही कम से कम स्ट्रेटेजी तो बनाई जाती है। स्ट्रेटेजी, हाँ देखिए, एक दो भी हत्या आ गए ना, तो 3-4 को खुद सबक आ जाए। बीच में अभी इन लोग को बैन किया गया था, तो आप लोगों ने बैन किया था, तो काफी ये डर गए थे परचेजर्स ना, कि जो कार्स बिक रही थी, छापे, देखिए बहुत सारी चोरी की चीजें जब परचेज करते हैं, मोबाइल देख लें आप, को भाई बैठा हुआ है ना कोई खरीदने वाला इन लोगों से, तो तभी तो वो सेल हो रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये चीजें जो है ना, आप इंसान को, मैं समझती हूँ कि ठीक है आजकल के हालात ऐसे हैं, पानी इनको आजकल के हालात ऐसे हैं कि चीजें पूरी सॉर्ट आउट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं ही समझती हूँ इंसान जहाँ अपना रोल प्ले पूरा 24 घंटे में कोई आधा घंटा 15 मिनट इस बात पे लगाए, इज्तिमाई फायदे की तरफ जाए, जो इस्लाम हमें कहता है। हमारी जो मसाजिद है ना, हमारी मसाजिद नमाज पढ़ने के लिए नहीं, नमाज आप घर पे ही पढ़ सकते हैं। मसाजिद आपकी मसलों की, उनके हल की इज्तिमागाह थी। जब आप सारे मिल के बैठते हैं, एक दूसरे से एक मसले शेयर करते थे,
और उसके मसलों का हल निकलता था। हमारे यहाँ साहब जो थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद में ही जाके बैठते थे और अपने अपने मसाइल बयान करते थे, माशरती भी, इज्तिमाई भी। मैं समझती हूँ मसाजिद में ये चीज़ें जो हैं वहाँ से शुरू होनी चाहिए। हमारे मौलवी हजरात लोगों को मोटिवेट करें कि आप नमाज पढ़ने आए हैं तो नमाज पे अमल भी करना है। क्या बात है। नमाज में जो अल्लाह ताला ने अब हुक्म सादर किया है वो तो मखलूक के लिए आपको जो अल्लाह तो यही चाहता है ना। जैसे एक एग्जाम्पल है, मैं माँ हूँ मेरे हकूक, मैं बेटी हूँ मेरे हकूक, मैं पड़ोसी हूँ मेरे हकूक, मैं इंसान हूँ मेरे हकूक, मैं औरत हूँ मेरे हकूक। इस्लाम तो है ही मेरे लिए, तो मुझे तहफ़्फ़ुज़ करना है उसको, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो ये जो चीज़ें हैं जो माशरती तौर पे हम सब के लिए हैं, ये चीज़ें, इसकी अवेयरनेस मसाजिद में होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर ये चीज़ें डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है कि आप मस्जिद में आए हैं, आज आप क्या तहिया करके जाएंगे। अपने सफाई के हवाले से, सफाई निस्फ़ ईमान है हमारा। तो इस्लाम इतना प्यारा है कि कोई शख्स सिर्फ इस्लाम पे ही चल पड़े ना तो वो उसने अपनी दीन और दुनिया और आखिरत सब कुछ सवार। हमें तो किसी के डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है ना, हमें तो इस्लाम ही कह रहा है। सबसे पहले मैं मुसलमान हूँ, सबसे पहले मुझे इस्लाम ये कह रहा है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, यानी कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सफाई करनी है तो मैं आधा ईमान ले गई। और अल्लाह ताला ने कहा है कि गुनाह और सवाब तोले जाएंगे, 100 आउट ऑफ 100 ना सही 50% तो ले सकते हैं ना। क्या बात है, क्या बात है। तो ये चीजें हैं। बहरहाल मैं समझती हूँ कि इज्तिमाई तौर पर हर इदारे में वो चीजें होनी चाहिए और उस पर डिस्कस होना चाहिए जो इज्तिमाई तौर पे हमारे लिए फायदेमंद है। बहुत ऐसी बातें सीरियसली मैं समझती हूँ कि ये हमारे दिल की आवाज़ें हैं और ये आज जो है वो लैला मैम ने जो है वो अपनी ज़बानी ये सारी बातें की हैं और यकीनन बहुत सारी बातें जो है वो दिलों पे असर भी उन्होंने किया होगा और अमल करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे उन्होंने कहा, बिल्कुल हम लोग अक्सर बातें कर लेते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। ये अमल को ज़िंदगी का हिस्सा बनाना बहुत ज़रूरी है। फैज़ान, मैं चाहूँगी कि अब हम थोड़ा सा बुक्स की तरफ बढ़ेंगे। अभी हमने उर्दू की बुक देखी, अब हम चाहेंगे कि हम इंग्लिश की तरफ जाएँ, तो इंग्लिश की या मैथ की बुक जो है वो देखें और थोड़ा सा आप उसके बारे में भी बताइए प्लीज। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइएगा कि हर बुक का जो ऑथर है वो डिफरेंट है। एग्जैक्टली, हर बुक का ऑथर डिफरेंट है और पैनल ऑफ एजुकेशनिस्ट है। Okay. और मैंने खुद पर्सनली इन पे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर लीड किया है। ग्रेट। इनको प्रॉपर रिसर्च के तहत हम लोगों ने इसको बनाया है। डन डन। अभी मैं आपको एक और, जैसे हमने उर्दू की देखी, ऐसे मैं आपको इंग्लिश की कोई भी एक रैंडम एक पेज आपको ओपन करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये पेज हमारे पास इंग्लिश का है, लेटर कोई भी ओपन करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एस ओपन कर दिया, ये लेटर एस में जैसे ये राइम यहाँ पे लिखी हुई है। अब बच्चों को ये नहीं पता ये पढ़नी किस रिदम में है, सही, राइट। तो इसको हमने स्कैन किया, स्कैन हो गई हमारे पास, हमने इसको ओपन किया। Acme Educational Publications. Number 1, Educational Group. The snake is in the grass. The snake is in the grass. The snake is in the grass. Again बहुत वही शॉर्ट राइम हमने रखी है। फॉर एग्जाम्पल द स्नेक इज इन द ग्रास। अब बच्चों को साउंड सिखा रहे हैं एस का। इसमें भी हमने सेम वही पैटर्न रखा जैसे हमने उर्दू में किया था। सही। इसमें हमने पहले 6 लेटर्स बच्चों को साउंड्स के सिखाए। हमने कहा भूल जाए कि और भी कोई लेटर्स हैं, ओके। क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है, उसकी एज कम होती है। अब हम उसको जब एक लैंग्वेज सिखा रहे हैं ना तो उसको उसके पैटर्न में रह के सिखाएं। हमने 6 लेटर्स सिखाए। हमने कहा एस, देन ए, देन टी, देन आई, देन पी, देन एन। ये 6 लेटर्स हमने सिखाने के बाद हमने कहा अब हम इससे वर्ड बनाएंगे। ओके। जब आप ये साउंड सारे सीख गए तो अब हम इसको ब्लेंड करना सीखेंगे कि ये ब्लेंड कैसे होते हैं, ये मिलके वर्ड्स कैसे बनाते हैं। तो वो चीज हमने जो है ना वो इसमें सिखाई और दिखाता जैसे उर्दू में था वैसे ही इंग्लिश। सेम उर्दू की बुक में भी आप दिखा दीजिए। सेम जैसे ये टैप, नैप, ये वही 6 लेटर्स हैं जो हमने सिखा दिए, वो सब यूज हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल टी का साउंड ठ, अ, ठ, अ। अब एक फ्लैश कार्ड, एक पिक्चर बच्चों को साथ साथ दिखा रहा है क्योंकि उसने अलग अलग साउंड सीखे हुए। हाँ। अभी जो डॉट्स है ना नीचे, ये फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान है जो हमने इंट्रोड्यूस कराया है डॉट्स कॉन्सेप्ट। ये यूके करिकुलम बेस्ड है। अच्छा, इसमें ठ, अब हमने फ्लैश कार्ड बच्चों को दिखाया तो बच्चा साउंड को ब्लेंड करना सीख रहा है। साउंड सीख लिए, साउंड को ब्लेंड करना सीख रहा है। और इसके बाद हमने जब इसकी प्रैक्टिस कराई तो अब हमने इसमें यहाँ से हमने डॉट्स को रिमूव कर दिया। अब हम ये देख रहे हैं कि बच्चों ने कहां तक समझ लिया। अगर उसने अभी नहीं समझा कोई इशू नहीं, हम पीएचडी नहीं करा रहे, हमने सिर्फ 19 लेटर्स पढ़ाए नर्सरी लेवल पे कि बच्चा स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली जो लैंग्वेज सीखने का तरीकेकार है ना
वो उसको प्रॉपर सीखे। ऐसा ना हो कि हमारा बच्चा 2.5 साल की उम्र से लेकर मैट्रिक कर ले और फिर भी उसको इंग्लिश ना आए। वही बात जो हम डिस्कस कर रहे थे कि पूरा एक मैट्रिक का आपका एक पूरा टेन्योर निकल जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी फिर हमें डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की तरफ जाना पड़ता है इंग्लिश सीखने के लिए। एग्जैक्टली और देखें अब इतनी कॉमन सी ऐसी चीज़ें हैं कि हम इंग्लिश में और जो हम रोज़मर्रा की अपनी लाइफ में मिस्टेक्स कर रहे हैं, जैसे अभी हम लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं नॉर्मली और पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं, कॉमन फ्लेवर है फजीता पिज्ज़ा का, अब जो उसको हम लोग ऑर्डर कर रहे होता है वो फजीता नहीं है, उसकी प्रोनाउंसिएशन फजीता नहीं है, उसकी प्रोनाउंसिएशन है फहीता। अच्छा, वो फजीता नहीं है। आप उसको गूगल पे भी लिखेंगे ना और गूगल के स्पीकर पे जब क्लिक करेंगे और उसको मतलब वो प्रोनाउंस करेगा वो फहीता। सही कह रही हूँ। सही है, वो जैलोपिनो नहीं है, वो हैलोपिनो है। हम उसको जैलोपिनो कॉल कर रहे हैं। वाह, ये चीजें हमने बच्चों अच्छा को ये जो अरबिक है मेरे ख्याल में ये थोड़ा उसके करीब करीब है। नहीं, जो वर्ड्स हैं ये बेसिकली स्पेनिश वर्ड्स हैं। हैलोपिनो। हैलोपिनो ओके, लिखेंगे जैलोपिनो, पढ़ेंगे हैलोपिनो। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें ये हमने यहाँ पे लिया हुआ है, फजीता, जैलोपिनो, ये फहीता है, ये हैलोपिनो है, ये हमने इसको बताया हुआ, पूरा रूल बताया हुआ है कैसे ये फहीता है और कैसे ये हैलोपिनो है। ओके, मतलब इसमें जे जो है वो साइलेंट है। जे साइलेंट है, मॉडिफाई होके एच का साउंड रिप्लेस करता है। एच का साउंड replace कर रिप्लेस देगा, करता है। इसी तरीके से अब सी का साउंड है, सी का साउंड ख होता है, ख, सी का साउंड ख, ख खैप, ख खप, ख कैरेट। कैरेट। अब ये जो साउंड्स है ना, अब बच्चा इसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है कि कब ये साउंड ख से सॉफ्ट एस की तरफ आ गया, लाइक कैरेट उसने पढ़ लिया, कैप उसने पढ़ लिया, खप उसने पढ़ लिया, सर्किल कैसे पढ़ेगा? वही सी है। अब लेकिन इसका साउंड sound अगर S मैं का। साउंड एस का है और अगर मैं इसको सीखा हूं ख पढ़ना तो मैं इसको खरखिल पढ़ूंगा। सही है। अभी हम लोगों ने एक गवर्नमेंट का आपका इंस्टीट्यूट भी है, वहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे भी एक ट्रेनिंग सेशंस किया था, प्री प्राइमरी के टीचर्स को जाके हमने वहाँ पे ट्रेनिंग दी थी। सी के बाद जब भी आई, ई और वाई आ जाएगा तो सी का साउंड सॉफ्ट सी हो जाएगा, लाइक एस। और ये टीचर्स ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, Teachers training। बहुत जरूरी है यकीनन। और ये हमने बुक में भी दिया है, जैसे कि सर्किल, सीमेंट, साइकिल, आई, ई और वाई, सी के बाद जब भी आ जाएगा। तो देखिए ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, हमें अपने टीचर्स को सिखाने की बहुत जरूरत है, बिल्कुल। इनके साथ सेशंस करने की बहुत जरूरत है, इनको प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। देखिए हम क्या हो गए, हम 138 नंबर पे चले गए, जैसे हमने जिक्र किया कि पाकिस्तान का इस टाइम एजुकेशन रैंक 138 है आउट ऑफ 182। हमें इसको इम्प्रूव करना है और बहुत रैपिडली करने की जरूरत है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। दुनिया लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की तरफ जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है, रोबोटिक्स की तरफ जा रही है। अच्छा, फिर उसमें हम अपना अगर रोल प्ले नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी हमने अपनी किताबों के जरिए यही चीज इंप्लीमेंट कराने की कोशिश की है। और यकीनन ये जितने भी लोगों ने आज का हमारा जो शो देखा है उनको ये वाली जो चीज़ें हैं ये यकीनन बहुत अच्छी भी लगी होंगी और ये अच्छा है, हमारे एजुकेशन सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि और मज़ीद ऐड ऑन हो सकती हैं और वो हम करेंगे इंशाल्लाह, सब मिलकर काम करेंगे। प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल अपने अख्ताम को पहुंच चुका है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर। और मैम आपका बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम दिया और यकीनन बहुत खूबसूरत सी बातें थी जो कि प्रोग्राम के तवस्सुत से आप तमाम लोगों तक पहुंची है। आज मैं आप लोगों से इजाजत ले रही हूं सिर्फ कुछ घंटों के लिए, क्योंकि हम अब आपके सामने कल सुबह नहीं बल्कि आज रात को भी मेरी और आपकी मुलाकात होने वाली है। एक खूबसूरत सी ट्रांसमिशन जो कि आप देखेंगे वीनस एंटरटेनमेंट पे, शब महराज की स्पेशल ट्रांसमिशन। तो मिलते हैं आपसे रात में। मुझे मेरी पूरी टीम को जो है वो खासुल खास दुआओं में याद रखिए। शाम की ट्रांसमिशन के लिए, रात की ट्रांसमिशन के लिए रेडी रहिए। तो मिलते हैं आपसे महराज इश्क में।